नमस्कार साथियों, स्वागत है एसजे सफर के इस एपिसोड में। साथियों, देश में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व, और उस चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर चल रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है देश में। लेवल प्लेइंग फील्ड के कागजी बातें अमल में लाने की दम भरने शुरू हो गए। सबको समान अवसर की बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को यह बात नहीं दिखाई पड़ता कि रोज दर रोज किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अब तो सीधे सीधे कैंडिडेट को नोटिस देने का दौर चल रहा है। किसी सीएम की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जर्वर की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी की गिरफ्तारी या फिर समन या नोटिस की स्थिति है। हालात इस दौर में ये हो चले हैं कि जांच एजेंसियों के माध्यम से इस भारत देश के चुनाव को बिल्कुल उस तरीके से बनाने की कवायद की जा रही है जैसे चुनाव 1985 के भीतर पाकिस्तान के भीतर जनरल जियाउल हक ने कराया था। लोकतंत्र लाने के नाम पर, लोकतंत्र का सुनहरा सपना दिखाकर, मार्शल लॉ को खत्म करने की बात कर जो चुनाव जनरल जियाउल हक ने कराया था, क्या वही चुनाव भारत के भीतर मौजूदा इलेक्शन कमीशन सत्ता की गोद में बैठ करके करवाना चाहता है? इलेक्शन कमीशन की ताकत कितनी है भारत देश के भीतर, इसको जानने समझने के लिए इस पे एक जो जानकार है उनका कहना होता है। बहुत सारे जानकार जो इलेक्शन कमीशन के बारीकी से समझते हैं, जानते हैं इलेक्शन कमीशन को भारत के, तो उनका कहना होता है जब टीएन सेशन की गतिविधियों में क्या करते हैं, तो उनका कहना होता है कि टीएन सेशन होते तो एक लाइन का सर्कुलर निकालते और उस सर्कुलर के माध्यम से यह बात कहते कि जब तक चुनाव की आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, तब तक कोई भी जांच एजेंसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेगी और इलेक्शन कमीशन देखेगा कि गिरफ्तारी की कोशिश ये यानी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन आदेश करेगा, तब जाके गिरफ्तारी होगी। क्या आज के चुनाव आयोग या टीएन सेशन या आचार संहिता से प्रेरित है, या चंडीगढ़ के भीतर लोकतंत्र का लुटेरा अनिल मसीह से प्रेरित है? ये इस भारत देश की आम जन लोग देखना चाहते हैं। एक के बाद एक पहली गतिविधि ईडी की होती है। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर नाम के एक कैंडिडेट के नाम का ऐलान मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से किया, लोकसभा की सीट से किया सुबह के करीब, और वहीं ईडी का नोटिस उसको मिल जाता है। कुछ ही देर बाद कहा गया कि कोई घोटाला हुआ। जब तक उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट अलाउ नहीं किया तब तक ईडी सो गई थी, या तब तक ईडी शायद पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन जैसे ही अमोल कीर्तिकर को नोटिस गया, जैसे उसका उद्धव ठाकरे ने उसका टिकट दिया उस व्यक्ति को, वैसे ही ईडी का नोटिस पहुंच गया। अब पता नहीं कि कौन सी ऐसी फुर्ती है जो ईडी के अंदर तुरंत आ जाती है, आइन फानन में टाइप होता है, उसे नोटिस पहुंच जाता है। अब इससे आगे की बात अगर करें केरल के भीतर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं वही है केरल के भीतर जो बिहार के भीतर राज ठाकरे की पार्टी की होती है, जो उत्तर प्रदेश के भीतर राज ठाकरे की पार्टी या फिर कई करुणानिधि की पार्टी की जो स्थिति होती है, वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की केरल में है। अब केरल में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री की बेटी हुई ना, और उनके स्वामित्व वाली, उनकी मिल्कियत वाली एक आईटी कंपनी है, उसको नोटिस जारी किया गया ईडी का, उसको पेश होने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत, जो ओडिशा के भीतर कांग्रेस पार्टी के चुनावी कमान को संभाले हुए हैं, उनको भी ईडी का नोटिस पहुंचता है। उससे भी आगे अगर झांके तो 28 मार्च को महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, फिर आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी, फिर उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के भीतर मोहल्ला क्लिनिक के जनक सदन जैन की गिरफ्तारी, अब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे पश्चिम बंगाल में उनको घेरने की कवायद, लालू प्रसाद यादव की परिवार को घेरने की कवायद, दक्षिण के भीतर डीएमके के ऊपर भी नकेल कसने की खबर अलग से, बीआरएस पार्टी के नेता और तेलंगाना के भीतर सांसद के कविता की गिरफ्तारी,
ये सारी खेल कब तक चलेगा? इसके सारे चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रभावित करने की कवायद कब तक चलेगी? आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद बहुत सारे मामले सामने आए, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे वो मामला केरल के मुख्यमंत्री बिजराइन की बेटी मीना की हो, चाहे वो मामला टिकट मिलने के बाद अमूल कीर्तिकर का हो, चाहे वो मामला हरक सिंह रावत का हो, चाहे वो मामला महुआ मोइत्रा का हो, चाहे वो मामला कुछ और अन्य लोगों का हो, और कुछ और लोगों का नाम आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में एक सवाल होता है कि जनरल जियाउल हक ने जो लोकतंत्र के नाम पर, जो सुनहरा लोकतंत्र के नाम पर गंदा खेल खेला था पाकिस्तान के भीतर, क्या भारत देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसी खेल को सत्ता की गोदी में बैठ करके खेलना चाहती है? एक वो दौर होता है जब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा, और उस परंपरा को, उस रेखा को हमेशा के लिए मिटा देने के काम हो गया। मामला कोर्ट तक गया और टीएन सेशन को सही पाया कोर्ट ने। जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो लकीर को खत्म किया गया, मिटा दिया गया, वो लाइन लिखनी बंद हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आज के दौर में लाइन तो वो नहीं लिखी जा रही, नहीं रिपीट की जा रही, लेकिन बहुत सारे मीडिया जो मोदी की तरह बात करते हैं, उस इलेक्शन कमीशन भी उसी तरीके से काम करते हैं। लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड को कागजी बनाकर उसमें, उस कवायद में, और इलेक्शन कमीशन वो भारत के लोग चुनाव आयोग को, टीएन सेशन और जेम्स माइकल जैसे चुनाव आयुक्तों द्वारा खींची गई रेखा को खुद ही मिटाने, उसका चीरहरण करने में जुटा हुआ है। क्या ऐसे ही देश में चुनाव होगा? जब ऐसे ही चुनाव होगा जहां पर विपक्षियों की जरूरत नहीं होगी, जहां पर विपक्षी नेताओं को इलेक्शन कैंपेन में निकलने से पहले जेल में डाल दिया जाएगा, कोई ना कोई आरोप उस पर लगा दिया जाएगा। जो व्यक्ति आरोप लगाएगा वो व्यक्ति खुद ही भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा देकर के आएगा, और उसके आरोप के ऊपर गिरफ्तारी होगी। फिर देश का न्यायपालिका क्या कर रही है? जब इस प्रकार से देश में चुनाव होगा तो क्या इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान तो नहीं कर देना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण सवाल, इतना महत्वपूर्ण सवाल अगर भारत देश के सामने खड़ा हो, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का चुनाव को लेकर विपक्षियों के साथ हो रहे ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो ऐसे में इस दौर में क्या विदेश के डिप्लोमेट्स को, चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो, कहीं के डिप्लोमेट्स को भारत सरकार तलब करे? क्या उचित जानकारी होती है? क्या जॉर्ज फर्नांडिस को इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कोई बड़ी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन क्या उस समय नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों की सरकारों ने भारत सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला था क्या कि किसी भी तरह से फिजिकल हार्म जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नहीं होना चाहिए? तो क्या उस समय वहां के राजदूतों को, वहां के एम्बेसी के लोगों को, वहां के डिप्लोमेट्स को तलब किया गया था? क्या राष्ट्रवाद इतना बड़ा जहर, चुनावी राष्ट्रवाद 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और नागपुर से निकला हुआ चुनावी राष्ट्रवाद इतना बड़ा खेल इस देश में, जिस खेल के आश्रय इस भारत देश के लोकतंत्र को नहीं समझ पाते हैं? सवाल उससे भी आगे का होता है, और जब सवाल उससे भी आगे का जब होता है, जो एक ऐसे दौर में सबसे बड़ा सवाल होता है जहां पर इस देश में बेरोजगारी सर उठा के चलती है, जहां पर इस देश में महंगाई का आलम ये हो जाता है कि आम जनता के जेब में पैसा है भी या फिर नहीं है। ये हालात इस भारत देश के भीतर में इस कदर से बढ़ गए हैं कि खुद पीएम मोदी की सरकार, वर्तमान समय की सरकार, काफी बेशर्मी के साथ ये ढोल पीटती रहती है कि 82 करोड़ लोगों को 5 किलो सरकारी अनाज के ऊपर चिंता रखे हुए। ये सरकार की फेल्योर नहीं है तो क्या? इस भारत देश के भीतर लोगों के जेब में पैसा नहीं है, वो 5 किलो राशन के सहारे, सरकारी राहत के सहारे अपने पेट पालने को तैयार है। और इन सारे हालातों के भीतर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी? देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका, इस भारत देश में न्यायपालिका की भूमिका के 2-3 बातें आपके सामने अगर करें तो आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि इस देश में जीवंत न्यायपालिका, संविधान संरक्षण का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को, उसकी भूमिका इस लोकतंत्र को बचाने में, इस इलेक्शन कमीशन और चुनाव प्रक्रिया और इसको लेवल प्लेइंग फील्ड में परिवर्तित करने में कितनी बड़ी उनकी भूमिका हो सकती है।
हम बात करते हैं कि जनता दल के आंतरिक चुनाव का जो एक बात करें, साल 1997 शरद यादव और लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे। मामला कोर्ट के भीतर जाता। शरद पवार ने पीके सामुद्रिक को निर्वाची अधिकारी बनाया, लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को बनाया, लेकिन कोर्ट ने बताया कोई निर्वाची अधिकारी नहीं, भरोसा नहीं था। कोर्ट ने मधु दंडवते को निर्वाची अधिकारी बनाया और जनता दल का चुनाव हुआ। लालू यादव हारे, हारने से पहले कहे अपनी पार्टी बना लिए और शरद यादव जीत गए। दूसरी बात, ये भी उदाहरण 2011-12 का वो दौर जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि गोदामों में सड़ रहे अनाज को बांटने के लिए केंद्र सरकार तत्काल 6 महीने के भीतर कानून बनाए। यदि सरकार कानून नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बांट देगा अनाज, खुद गोदामों में सड़ रहे अनाज को सड़ने नहीं देगा और खुद भारत देश के गरीबों में बांट देगा अनाज। सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाना पड़ा, मनमोहन सिंह के सरकार को बनाना पड़ा था फूड सिक्योरिटी एक्ट। और जब फूड सिक्योरिटी एक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया तो उसी के तहत आज 5 किलो राशन पीएम मोदी की सरकार उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की आम लोगों को दे करके ढंढोरा पीट रहा है। न्यायपालिका चाहे तो कानून तक बनवा सकती है, न्यायपालिका चाहे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष देश में चुनाव करा सकती है। क्या न्यायपालिका किसी को ऑब्जर्वर नहीं बना सकती चुनाव के भीतर? या फिर न्यायपालिका कोई आदेश देश में पारित नहीं कर सकता जब तक देश में आचार संहिता की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। जो गिरफ्तार है उनको चुनाव तक के लिए या अंतरिम जमानत दी जाएगी। ये सारी बातें माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ पोस्टर कहते हैं ना, मानव अधिकार के बड़े पैरोकार माने जाने वाले जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की कहते हैं ना, नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चलता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इस देश चंद्रचूड़ साहब को काफी इज्जत के साथ देखता, काफी उम्मीद के साथ चंद्रचूड़ साहब की तरफ देश देखता। जब उम्मीद तब बढ़ा जब चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला दिया। उम्मीद तब बढ़ा जब महाराष्ट्र के मामले में जो फैसला दिया, उसके बाद इस भारत देश के भीतर राजभवन का दुरुपयोग करके सरकार गिराने की प्रक्रिया बंद हो गई और उसका नतीजा है कि हिमाचल में कुछ सरकार अभी भी चल रही है। बहुत सारे फैसले डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फैसले आशा जगा देती है। सवाल ऐसे एक दौर में खड़ा हो चला है, इस दौर में जिस दौर में या तो लोग शाही बचेगा या शंका चुनावी हिंदुत्व का राग बचेगा। जब इन दोनों के बीच देश की राजनीति और सिविल सोसाइटी और समाज, तमाम लोकतांत्रिक मान्यताएं जब इस देश के भीतर सामने आकर खड़ी होती तो उस दौर के भीतर क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट अपने भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता? जब राजा इतना डर जाए कि उसको लोकतंत्र से डर लग रहा हो, राजा इतना डर जाए कि वो जब जमहूरियत से भय खाता हो, और राजा इतना डर जाए कि जब आम आदमी की जुबान खुलने से वो डरता हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे जरूरी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, यानी सबको समान अवसर की अवधारणा से अगर देश का राजा डर जाए और राजा की जांच एजेंसियां कभी ईडी के रूप में, कभी सीबीआई के रूप में, कभी इनकम टैक्स के रूप में इस भारत देश के भीतर विपक्ष को खत्म करने पर अगर आमदा होते हुए दिखाई पड़े, तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब की भूमिका सामने नहीं आना चाहिए? आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से लागू कर पाने में जब इलेक्शन कमीशन अपने भीतर अनिल मसीह को देखता है, टीएन शेषन को नहीं देखता है, तो वो दिखाने की ताकत, इतनी अकूत ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के भीतर स्पीकर या प्रोटेम या स्पीकर फ्लोर टेस्ट का आयोजन कई बार कराते हैं, चाहे बेंगलोर का घटना हो, चाहे मुंबई की घटना हो, महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे जब सुप्रीम कोर्ट वहां ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है। चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को निष्पक्ष और चुनाव को स्वतंत्र कराने के लिए एक रिटायर्ड व्यक्ति की 2005 के भीतर रिटायर्ड उनको नियुक्ति कर उनको पूरे अधिकार दे सकता है। जब अब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नहीं बना सकता जो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर नजर रख सके। इस भारत देश के भीतर में क्या चल रहा है फिलहाल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।